अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। हुकूमत की 5 माह की कारकर्दगी, कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। गरीबों पर महंगाई के ड्रोन आखिर कब तक गिराए जाते रहेंगे? पाकिस्तान में पानी का शदीद बहरान, पाकिस्तानी जमीनें बंजर और ज़राअत तबाह होने का खतरा। कराची एक बार फिर खून में नहा गया, 24 घंटे में 19 अफराद जान से गए। शिया सुन्नी फसाद कराने की कोशिशें कौन कर रहा है? कराची को 6 अजला में तो बांट दिया गया, क्या अब सब मसले हल हो जाएंगे? हम रोजाना दहशतगर्दी की बात करते हैं, ड्रोन हमलों का जिक्र करते हैं, हकीमुल्लाह महसूद का जिक्र करते हैं। ये बहस हो रही है मुल्क में, वो शहीद था या शहीद नहीं था, लेकिन हम उस माली दहशतगर्दी का जिक्र नहीं करते जिसका पाकिस्तान के गरीब अवाम रोजाना शिकार होते हैं। महंगाई का ड्रोन रोजाना गरीब अवाम की जिंदगी को तंग से तंग कर रहा है। 11 मई को जब इंतखाबात हुए तो उस वक्त हुकूमत को जो मैंडेट मिला उसमें हुकूमत का एक ये भी वादा था कि वो जहां गुर्बत को ख़त्म करेगी वहां महंगाई को भी ख़त्म करेगी। लेकिन अगर आज हम नज़र डालते हैं स्टैटिस्टिक्स पर तो पिछले 5 माह में, क्योंकि आज ही के दिन मियां नवाज शरीफ साहब ने वजारत उज़्मा का ओहदा संभाला था, 5 माह हो गए। अगर हम स्टैटिस्टिक्स पर नज़र डालते हैं तो कहानी कुछ उल्टी नज़र आती है। अशियाए सर्फ और रोज़ाना जो इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ें हैं, जिनमें खाने पीने की चीज़ें हैं, उनकी कीमतों में हमें एक होश रुबा इजाफा नज़र आता है। मसलन प्याज पर नज़र डालें तो जब मियाँ साहब ने हुकूमत संभाली तो ये एवरेज इसकी कॉस्ट 26 रुपए किलो थी, अब 60 रुपए किलो पे बिक रहा है। लहसन पहले 75 रुपीज़ था, अब तकरीबन 110 रुपए पे बिक रहा है। आलू जो 24 रुपए किलो पे बिकता था अब 100 रुपए किलो में बिक रहा है। टमाटर जो 40 रुपए में बिक रहा था अब 120 रुपए में बिक रहा है। इसी तरह चावल, चीनी, कुकिंग ऑयल, लीमू, अंडे, जिस चीज पर नजर डालें उसकी कीमत बढ़ गई है। और यह फिनोमिना सिर्फ पंजाब में नहीं है, अगर हम सिंध में नजर डालें तो उसके कुछ एरियाज में तो जो टमाटर है वो 250 रुपए किलो तक बिक रहा है। इसी तरह KPK में अगर नजर डालें तो वहां पर भी जो कीमतें हैं उन चीजों की वो बिल्कुल आसमानों पर पहुंच गई हैं और गरीब आदमी की दस्तरस से बाहर हैं। यही सूरत हाल बलूचिस्तान की बताई जा रही है। आज हम इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। जनाब ज़हीम कादरी जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे कि ये जो मैंडेट था जो आवाम ने दिया था मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को महंगाई ख़त्म करने के हवाले से, ये जो उल्टी कहानी है इसके बारे में वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब ज़हीम साहब। बड़ी मेहरबानी हुजूर, आपने बड़े अहम मौजू पर मुझे याद फरमाया। मैं समझता हूँ जी कि महंगाई तो बड़ी है यकीनन, और यकीनन हुकूमत का काम है कि वो अवेलेबल रिसोर्स को सही तरीके से इस्तेमाल करें। लेकिन हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था? रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द इंटायर इकोनॉमिक सिस्टम करने की ज़रूरत थी। एक फज फिगर इकोनॉमी हमारे हाथ में आई थी, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। महंगाई की 4 बुनियादी वजूहात हैं। 1, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का बढ़ जाना। 2, सप्लाई और डिमांड का डिसबैलेंस। 3, हमारे लोकल जो रिटेलर्स हैं उनका एटीट्यूड, और उससे बढ़कर वो फार्म टू मार्केट एक्सेस जिसमें हाथ बदलते चलते चले जाते हैं और कम से कम जिसमें लोगों को शरीक किया जाता है ताकि फार्म से मार्केट तक चीज़ को लाने के लिए कम से कम लोग इन्वॉल्व हो ताकि प्रॉफिट मार्जिनल कम से कम होते चले हैं। पहली बात, हाँ यकीनन तेल, बिजली और दीगर मसनूआत की महंगाई में जो मैक्रो इकोनॉमिक एक्टिविटी में काम आते हैं, जो ऑब्वियसली एक पाकिस्तान की मरकजी हुकूमत का काम है, रीस्ट्रक्चरिंग की वजह से बढ़ोतरी आई। लेकिन स्टेटिस्टिकली अगर देखा जाए और कंज्यूमर इंडेक्स को कंपेयर किया जाए जो महंगाई हुई है उससे, तो ये 17 से 20% तक महंगाई होनी चाहिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बढ़ने से। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से वो महंगाई उससे ज़्यादा है। तो देखा क्या कि ये क्यों है, तो पता लगा कि सप्लाई एंड डिमांड, जिन चीज़ों का आपने जिक्र किया इनमें से बहुत सी चीज़ें आप देखें कि पड़ोसी मुल्क से भी आ रही हैं, और ऑफ सीजन होने की वजह से, होर्डिंग और दीगर प्रॉब्लम्स की वजह से उनकी कीमत ये तो हर साल होता है डिमांड की और लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो 40 रुपए जो आलू बिक रहा था 100 रुपए, ये कहां से इतनी प्रोडक्शन इसकी बढ़ गई आपको, और इसकी कॉस्ट बढ़ गई। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। वो हुआ क्या कि जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ी तो हर शख्स ने अपने प्रॉफिट को एज कंपेयर टू द स्टेटिस्टिक इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं बढ़ाया, यानी कि वो 17-18% नहीं बढ़ाया बल्कि उसको 30 से 35% बढ़ा दिया अपने प्रॉफिट्स को। और फिर जो रिटेलर है उसने जल्दी पर तेल का काम किया, उन्होंने उसको
मजीद इन्फ्लेट कर दिया 20 से 25%। यही मैं अर्ज कर रहा हूं कि जो तो रियासत कहाँ है जिसका काम कीमतों को कंट्रोल करना है, मैकेनिज्म बनाना है, रियासत कहाँ चलेगी? वेरी इंपॉर्टेंट। आपने देखा कि रमजान में हमने अपने आप को अप्लाई किया जब ये मसला हुआ, और आलू, टमाटर, प्याज, वो जरूरत है अशिया जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमने उसकी सप्लाई को इंक्रीज किया जिससे 20 to 25% कीमतें कम आ गई और अपने मदार में आ गई। लेकिन वो भी सिर्फ रमजान बाजारों में कीमतें कम हुई थी, वो आम मार्केट है उसमें तो कीमत अब भी कम नहीं अब इन दोनों जगहों पे काम होने वाला, एक कि वो मार्केट फोर्सेस सप्लाई एंड डिमांड को जो डिसरप्ट करती हैं, सूबों का यकीनन काम है कि होर्डिंग और दीगर मामलात पर नजर रखे, और दूसरा रिटेलर की उस इन्फ्लेशन को, इन्फ्लेटेड प्राइस को जो 17-18% होने की बजाय जिसका इंपैक्ट यकीनन वो मिडिल मैन ले चुका होता है, मजीद 20% ना बढ़ा दिया जाए। तो अगर आप इसकी इकोनॉमिक्स को देखें तो इसमें कसूर यकीनन हुकूमती इदारों को अपने आप को ज्यादा अप्लाई करना चाहिए। देखें जब फुल फोर्स के साथ साहब ये बताइए कि क्या इस वक्त कोई प्राइस कंट्रोल कमेटी है? जी मैं कोई बंदा हुकूमत का इस वक्त मार्केट में है जो ये चेक कर रहा है कि ये कीमतें क्यों बढ़ रही हैं? ये डीसीओज के जिम्मे ये काम है। बहुत जल्द प्राइस कंट्रोल कमेटीज भी तश्कील दे दी जाएंगी, बल्कि वो हैं, लेकिन उसमें कोई थोड़ी सी लेजिस्लेटिव प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मैं अपनी बात करूंगा सिर्फ अपने सूबे की, वो अप्लाई नहीं हो सकी। लेकिन मैं फिर ये कहूंगा कि अगर आप कंपेयर करें पंजाब की कॉस्ट प्राइस को जो अवेलेबल है विद ऑल 3 प्रोविंसेस ऑफ पंजाब पाकिस्तान, आप उसमें 20 से 25% इजाफा देखेंगे। पंजाब में कोई चीज महंगी नहीं, लेकिन बजाय इसके कि आप कोई आर्गुमेंट नहीं, बजाय इसके कि आप दूसरे सूबों से कंपैरिजन करें, अगर आप जाके जो लोग पंजाब में रहते हैं उनसे पूछें कि आप पहले क्या कीमत देते थे, अब क्या कीमत दे रहे हैं। कह रहे हैं बात यह है कि इन चीजों को चेक करना है, इसके लिए मैकेनिज्म इन फोर्स एंड वोग है। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि जैसे जैसे सीजनल सिस्टम्स इन फैशन होंगे तो ये इम्पैक्ट जो 17 से 20% होना है यही अप्लाई होगा, यही अप्लाई होना चाहिए, और यही प्रोविंशियल गवर्नमेंट का काम है कि वो इसी को ही अप्लाई करे, बल्कि उसको 60% तक इन्फ्लेट ना होने। अच्छा, एक ये बयान कीजिए ज़हीम साहब के 5 महीने होने को आए मुस्लिम लीग नून के इक़्तिदार को, अगरचे मुख्तसर अरसा है, आपका मैंडेट 5 साल का है, आप हम ये तवक्को भी नहीं करते कि 5 महीने में सब कुछ आप ठीक कर देंगे, लेकिन ये जो एक अहम मामला है जिसका रोज़ाना पाकिस्तान का गरीब आदमी जिसका सामना करता है, उसके हवाले से मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं, जो टॉप लीडरशिप है, हमने उसके हवाले से कभी कोई स्टेटमेंट, कभी कोई कंसर्न, कभी कुछ नहीं देखा। क्या इसकी पॉलिटिकल प्राइस का अंदाजा नहीं है? जी होना चाहिए और है भी। मैं नहीं समझता कि इतनी बड़ी क़यादत जो पाकिस्तान को, जिस पाकिस्तानी कौम ने जिनको इतना बड़ा मैंडेट दिया, उनको उसका ख्याल नहीं है। लेकिन मैं फिर वही बात करूंगा कि इसको इमीडिएटली एड्रेस किए जाने के लिए बाकायदा रजीम बनाई जा रही है। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि अगर वो सिस्टम जो शहबाज शरीफ साहब ने पिछले 5 साल राय जो फाइक रखा वही इस वक्त अगर इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, मैं आपको गारंटी करता हूं कि प्राइसेस बढ़ेंगी, क्योंकि एक रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द इकोनॉमी हुई है पीछे, लेकिन उसका इम्पैक्ट पब्लिक पे 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जो कि आज इस वक्त 50 से 55%, 60% तक है। तो अगर इन तमाम मामलात को जल्द से जल्द हल किया जाएगा तो आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला विद इन अ पीरियड ऑफ 2-3 मंथ्स आप देखेंगे कि ये रिस्ट्रक्चर होंगी। एक जामे प्लान बन चुका है, वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। आप ज़हीम साहब आप कह रहे हैं कि जामे प्लान बन चुका है। देखिए पंजाब में तो जब ये इलेक्शन हुए उससे पहले भी 5 साल मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमत की। यहाँ पर तो जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है वो नई हुकूमत नहीं है, तो ये अभी प्लान क्यों बना? पहले ये वही प्लान है जो पिछले बना था, इम्प्लीमेंट हुआ था, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के कुछ प्रॉब्लम्स थे। यकीनन इदारे जो हैं वो रिस्ट्रक्चर होते हैं, उनको रिवैम्प किया जाता है। मैं ये समझता हूँ कि अगर वो स्ट्राइड अगर वो स्ट्राइड हफ्ते 2 हफ्ते में बन जाती है तो मैं नहीं समझता कि ये इम्पैक्ट ये रहेगा, और उम्मीद यही करें आप इंशाल्लाह ताला कि महीने 1.5 में ये अपने मदार में आ जाएंगी, और वही 18 से 20% का इम्पैक्ट जो माइक्रो इकोनॉमिक एक्टिविटी के बढ़ जाने, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर के बढ़ जाने की वजह से आएगा प्राइसेस पे, और कंज्यूमर इंडेक्स जो है वो वापस अपने मदार में आएगा। मेरे ख्याल में 1-1.5 महीने में ये कंट्रोल हो जाएंगी चीजें। बहुत बहुत शुक्रिया ज़हीम कादरी साहब जो ये कह रहे थे कि सिस्टम इन प्लेस किया जा रहा है, और ये जो
प्रॉफिटिंग है इसको कम किया जाएगा और हुकूमत इस हवाले से मुनासिब इक़दाम उठाएगी। लेकिन आज की जो सूरत हाल है, गुज़श्ता 5 माह में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में जो कीमतों में इजाफा हुआ है वो होशरुबा इजाफा है। और इसमें सिर्फ मुस्लिम लीग नून नहीं, जो बाकी दूसरे सूबे हैं जैसे सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, KPK में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वहां पर भी महंगाई को सूबाई हुकूमतें कंट्रोल करने में नाकाम नजर आती हैं। और वो ज़रूरी अशिया की चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें जिनमें प्याज, आटा, सब्जियां शामिल हैं, वो अब गरीब आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही हैं। नाजरीन, यहाँ पर हम लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद एक और निहायत अहम मामला जिसका जो सिलसिला जुड़ा हुआ है इसी महंगाई से, अशिया की कमी से, वो है पाकिस्तान में पानी की अवेलेबिलिटी। बताया जा रहा है कि इस वक्त जो पानी के ज़ख़ीरा करने का जो मंसूबा था, दियामर भाषा डैम, उसको शेल्व कर दिया हुकूमत ने। दासू डैम बनाया जाएगा, लेकिन ये जो पानी की किल्लत है उससे आगे चलकर ज़राअत मज़ीद मुतासर होगी और ये जो इस वक्त चीज़ों की कीमतें हैं, ये भी इसका अंदेशा है कि इससे भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। लेकिन इस पर हम बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। ज़राअत पाकिस्तान का एक इंतहाई अहम शोबा है। स्टैटिस्टिक्स ये बताते हैं कि इस वक्त जो 65% एक्सपोर्ट अर्निंग्स हैं पाकिस्तान की, वो ज़राअत या उससे मुताल्लिका शोबों से हासिल होती है। इसके साथ साथ पाकिस्तान की जो सारी वर्क फोर्स है उसका 44% हिस्सा भी उन्हीं शोबों से मुंसलिक है जिसका ताल्लुक ज़राअत से है। अभी हम जिक्र कर रहे थे चीज़ों की महंगाई का और ख़ास तौर पर सब्जियों की महंगाई का और खाने पीने की चीज़ों की महंगाई का। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि हमारे यहाँ जो उसकी जो प्रोडक्शन है उसमें भी कमी हो रही है। उसकी एक बड़ी वजह यह बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में पानी कम हो रहा है और अभी पानी के जो ज़खायर करने के बड़े मंसूबे हैं, कोई मंसूबा हमें नज़र नहीं आता। सिर्फ इस वक्त 3 पाकिस्तान के बड़े मंसूबे हैं जहां पर पानी जो प्रोजेक्ट्स हैं जहां पानी ज़ख़ीरा किया जाता है, जिनमें तरबेला, मंगला और चश्मा है। उम्मीद की जा रही थी कि दियामर भाषा डैम जब बनाया जाएगा, अगर उससे बिजली भी हासिल होगी, लेकिन उसके साथ साथ 8 मिलियन एकड़ फीट पानी भी वहां पर रिजर्व किया जा सकेगा। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक हुकूमत ने इसको बैक बर्नर पर डाल दिया है, क्योंकि भारत से NOC चाहिए और जो इंटरनेशनल डोनर्स हैं वो इस मंसूबे के लिए कोई ज़्यादा इमदाद देने के लिए तैयार नज़र नहीं आते। जबकि दासू डैम, जिससे बिजली तो पैदा होगी, तकरीबन 4300 मेगावाट बिजली पैदा होगी, लेकिन पानी ज़ख़ीरा उससे नहीं किया जा सकेगा। और पानी की सूरत हाल पाकिस्तान में ये है, जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो तकरीबन 5000 क्यूबिक मीटर पर कैपिटा हमें पानी अवेलेबल था, जो अब कम होकर तकरीबन 1000 फुट रह गया है। जो इथोपिया का लेवल है पानी का पर कैपिटा, वही हमारा लेवल है। और जो अब अगर जिस तरह से ये खबरें आ रही हैं कि दियामर भाषा डैम बैक बर्नर पर चला गया है, तो कोई बड़ा मंसूबा इस वक्त ज़ेरे तामीर नहीं है। इससे आगे चलकर सूरत हाल खासी परेशान कुन हो जाएगी, ख़तरनाक हो जाएगी। आज हम इस पर बात करेंगे। पानी अमूर के माहिर जनाब अरशद H अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्बासी साहब। जी वालेकुम सलाम। अब्बासी साहब, ये तो बड़ी एक ख़तरनाक सूरत हाल है पानी के हवाले से कि कोई ज़ख़ीरा करने का मंसूबा नहीं है और अब दियामर भाषा डैम भी बैक बर्नर पर जा रहा है। तो ये आगे चलकर तो जो सूरत हाल है उससे निपटने के लिए हमारी हुकूमत की तो कोई पॉलिसी नज़र नहीं आ रही। समी साहब, जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि पाकिस्तान को जो चैलेंज है वो चैलेंज खाली तवानाई में भी नहीं है बल्कि दूसरा ज़राअत में भी है। और एक और चैलेंज भी बड़ा सीरियस है जो कि आपने देखा कि पूरी कौम ने देखा कि 2010 में, 2011 में और 2012 में वो एक सैलाब की सूरत में आ गया। और देखिए पूरी दुनिया में सैलाब से रोकने का सिर्फ एक और एक ही तरीका है, वो है डैम। अब इसकी तरफ हम तवज्जो नहीं दे रहे। 2010 में देखिए हमने $22 बिलियन का नुकसान करा लिया, लेकिन ये नहीं सोचा कि इसका क्या दुनिया क्या कह रही है। वो आपको एक ही सोल्यूशन कह रहे हैं कि आपने डैम बनाना है। फिर जैसे आपने खुद बताया कि पानी की जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है, यानी कितनी कम हो कि वो तकरीबन 900 के करीब आ चुकी हुई है। अब इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए था कि प्रायोरिटी वही थी कि 2007 में जो शुरू किया हुआ डैम है, अभी आप देखें कि उसकी तो तकरीबन जो लैंड है वो भी अभी 25% एक्वायर हुई है। और फिर आप अंदाज़ा देखें कि इस 2007 से लेकर 2007 साल के दरमियान डैम की तो उसकी कंस्ट्रक्शन की एक ईंट नहीं रखी गई। लेकिन आपने बताया कि जब ये पूछा जाता तो जी क्या वजह कि जी ढूंढने से पैसे अवेलेबल नहीं है। देखिए पैसे आपके सामने, पूरी कौम को कैसे पैसे मिले इनको IPPs के सर्कुलर डेट को, वो कैसे क्लियर हुए? जब पैसे निकालने की बारी है, जहाँ कुछ हो तो वहाँ निकलते भी हैं। फिर एक और बात है, देखिए
हमारे साथ हमसाया मुल्क है, तकरीबन 4,500 डैम मुकम्मल हो चुके हैं। कितने डैमों में उन्होंने पूरी दुनिया के आगे हाथ फैलाए, या कितनी कौमें ऐसी हैं जिन्होंने ये कहा है पूरी दुनिया को हमें पैसे दें। अभी आपने एक बात की एथियोपिया की, देखिए एक मैं आपसे फैक्ट मैं शेयर करूं, जैसे ही हुस्नी मुबारक की गवर्नमेंट चली गई, सबसे पहले एथियोपियन गवर्नमेंट ने 2 डैम 5-5 मिलियन एकड़ के अनाउंस किए। उसके लिए उन्होंने पूरी दुनिया से कोई फंड नहीं मांगा। एथियोपिया जैसी कौम ने अपने मुल्क के अंदर फंड रेजिंग की और वो डैम शुरू किए। यहाँ पे सिचुएशन ये है, जो सीधी बात है, हमें छुपाते हैं, ये बैकग्राउंड में क्यों रखा गया। इसमें देखिए आज आपकी मिनिस्ट्रीज में डिसीजन मेकर में कितने हैं, एक पता लगा एडवाइजर साहब हैं जिनका कोई तल्लक नहीं इस तवानाई के शोबे से, मिनिस्टर फेडरल मिनिस्टर है, एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं, डिसीजन भी 3-4 नजर में घूम रहा है, फिर फाइनेंस मिनिस्टर है। ये तो हमारा सबसे पहले प्रायोरिटी का काम होना चाहिए था, सबसे पहले, जिसका इफ्तिताह पता नहीं 3-3, 4-4 बार कर चुके हैं। आपने सिचुएशन आज आपकी जिस मौजूद बात करने के लिए बात की है, हमें कौम के सामने बताते बड़ी शर्मिंदगी हो रही है कि 7 साल में पिछला दौरे हुकूमत, इनके भी 6वां हो गए, और उससे पहले 1 साल ये कौम के साथ बादशाह डैम खेला जा रहा है और कोई फिजिकल काम उसके ऊपर नहीं हो रहा, सिवाय उसके कि कुछ कॉलोनी वहां बनी है, कुछ और काम हो रहा है। लेकिन साहब जो खबर आ रही है वो तो ये है कि जो धासू डैम है उसके लिए वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि वो फंडिंग करने के लिए तैयार है। टीम उनकी इस्लामाबाद में मौजूद है। $700 मिलियन का फौरी तौर पर वो जो है कर्जा भी देने के लिए तैयार हैं ताकि उसके लिए काम शुरू हो। PC1 भी उसके लिए बन चुका। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर हमने पानी जखीरा करने का कोई मंसूबा शुरू नहीं किया, जो नजर आ रहा है नहीं होगा, तो ये आगे चलकर किस बुरे तरीके से ये अफेक्ट करेगा ज़राअत पर? देखिए जिस तरह आपने आज बात की कि आज पाकिस्तान में जो सब्जियों के रेट हैं और जो तो एग्रीकल्चर, देखिए ये लैंड हमारी स्क्वीज होती जा रही है, अर्बनाइजेशन ज़्यादा होती जा रही है, लैंड यूज़ बढ़ता जा रहा है। नई हम एग्रीकल्चर लैंड शामिल ही नहीं कर सकते जब तक हमारे पास कोई बड़ा डैम नहीं बनेगा। आज ये देखिए आबादी हमारी बढ़ रही है, अब इसका तरीका तो एक चैलेंज यही था कि हमने कोई डैम बना के नया एरिया कमांड एरिया में शामिल करते। वो चैलेंज जो जिसकी तरफ आप निशानदेही कर रहे हैं, हकीकतन वो सबसे बड़ा मानी चैलेंज है और होना भी ये चाहिए था कि टॉप प्रायोरिटी, टॉप एजेंडा पे सबसे पहले ये काम होना चाहिए था। पैसे निकालने, डोनर से नहीं पैसे नहीं निकालने, ये हमने अपने अंदर से निकालने थे, फंड जनरेट करना था। देखिए वही बात, पहले वाली बात आती है कि पैसे सर्कुलर डेट के पैसे कैसे निकले, 500 बिलियन रुपीस निकले, यानी तकरीबन 5 अच्छा अब्बासी साहब, ये बात आपकी सही है। मैं एक और अहम नुक्ते पर आपका कमेंट चाहूंगा। हुकूमत के तर्जुमान का ये कहना है कि धासू डैम बन रहा है लेकिन जो दियामर भाषा है उसको भी हमने कोई अबेंडन नहीं किया और वो भी हम साथ ही शुरू करेंगे। तो आप ये बयान कीजिएगा कि ये जो दोनों प्रोजेक्ट्स हैं अगर हम मिला के देखें इसकी लागत तो $20 बिलियन से ज्यादा बनती है। क्या पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि वो इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे 20 या 21-22 बिलियन डॉलर साइमल्टेनियसली एक्वायर कर सके? जी समी, बिल्कुल नहीं। जैसे आपने पहले कहा कि दासू की जो कास्ट है तकरीबन 6 बिलियन डॉलर है, इसके तो खाली अभी $7 मिलियन मिले हैं, इसके लिए पैसे नहीं मिले। लेकिन इसके लिए हमने एफर्ट कितनी की ना। देखिए हमने जो कंसोर्शियम है, ये मिडिल ईस्ट के बैंक, मिडिल ईस्ट है, हमारे दोस्त ममालिक हैं, उसके लिए कितनी हमने एफर्ट की। फिर एक और बात कहूँ, आज एक बात कर ही लेनी चाहिए, इसके पहले सबसे पहले हुक्मरानों को अपने अगर पैसे रखे हुए बाहर लेके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, बड़ी ज़बरदस्त समी एक मॉडल बनता है, बड़ा खूबसूरत मॉडल बनता है कि देखिए ये हमारे हुक्मरान है, सबसे पहले इन्होंने पैसे लगाए, इन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की, देखिए इसमें बिल्कुल प्रॉफिट आएगा। आज तक पाकिस्तान में कोई भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट नुकसान में नहीं गया। मैं तो इनको अपील करता हूँ कि खुदा के लिए आए ना, यहाँ इन्वेस्टमेंट करें, एक मॉडल कायम करें, बाकी लोग भी आके पैसे देंगे। तो ये पैसे इकट्ठे करने का रिवाज, मैं आपको बताऊँ, थर्ड वर्ल्ड में पाकिस्तान की मिसाल है। मैंने जैसे आपको बताया कि आपके साथ हमसाया मुल्क है, बगलियार डैम बना, किशनगंगा डैम बना रहे, किससे पैसे लिए उन्होंने? किसी से कोई पैसा नहीं लिया, अपने अंदर फंड जनरेशन की है, सिर्फ आपने रीअरेंज किया। ज़रा देखिए अपनी प्रायोरिटीज चेंज करें। देखिए 1600 बिलियन भी तो सब्सिडी भी तो 5 साल में दे चुके हैं, 18,000 मिलियन यूनिट बिजली इससे बननी है। उसके लिए क्या हम ये नहीं कर सकते थे? अगर कोशिश करें, देखें तो बन सकता है। लेकिन बात आपने जैसे पहले की, बैक बर्नर पर रखना, सामने रखना है और इसको प्रायोरिटी देनी है, लेकिन उसके लिए एक बड़ी सिंसेरिटी भी चाहिए।
बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अरशद अब्बासी साहब, जो ये कह रहे थे कि इस वक्त जो सूरत हाल है, अगर इसमें पाकिस्तान में पानी ज़ख़ीरा करने के लिए नहीं फौरी तौर पर प्रोजेक्ट शुरू किए गए तो आगे जाकर मसला बड़ा गंभीर हो जाएगा। और इस वक्त जो पानी ज़ख़ीरा करने के हमारे डैम्स हैं, जिनमें तरबेला है, मंगला है, उनकी कैपेसिटी में भी कमी हो रही है। और अगर दियामर भाषा डैम बन जाता तो माहिरीन का ये कहना है कि जो तरबेला डैम है उसकी ज़िंदगी में भी 35 साल का इजाफा हो जाता। लेकिन अब जो खबर है, दियामर भाषा डैम बैक बर्नर पर है। दासू डैम पहले बनेगा, जिससे बिजली तो बन जाएगी 4300 मेगावाट, लेकिन पानी ज़ख़ीरा करने का कोई बड़ा मंसूबा इस वक्त ज़ेरे तामीर नहीं है और मुस्तक़बिल करीब में भी नज़र नहीं आता। नाज़रीन, यहाँ पर हम लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कराची में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की। मुहर्रम की आमद है और वहाँ पर जो शहर के अकाबरीन हैं वो ये कह रहे हैं कि शिया सुन्नी फसाद कराने की कोशिश की जा रही है, वहाँ पर फ़िरका वाराना फसाद कराने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत किस तरह से उसको निपटने का प्लान कर रही है, ये बात करेंगे हम अहमद चुनाय से, CPLC के सरबराह हैं, लेकिन एक मुख्तसर सी ब्रेक के बाद। शहर कायद से आने वाली खबरें इंतहाई मायूस कन है। बताया जा रहा है कि गुज़श्ता 24 घंटे में हलाकतों की तादाद 15 से ज़्यादा हो गई है और ये ज़्यादातर किलिंग्स जो थी वो सेक्टेरियन किलिंग्स थी। मुहर्रम की आमद है, वहाँ पर जो रेंजर्स के तर्जुमान हैं, इसके अलावा जो वहाँ पर पुलिस के सरबराह हैं, उनका ये कहना है कि एक साजिश का इंकशाफ हुआ है। कराची में सेक्टेरियन वायलेंस कराने की कोशिश की जा रही है। मुहर्रम की वजह से वहाँ पर ये कोशिश है शरपसंदों की कि सेक्टेरियन वायलेंस हो। किस तरह से सिटी इस सारे मामले से निपटने की प्लानिंग कर रहा है, हम CPLC के सरबराह जनाब अहमद चुनाय से इस हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब अहमद चुनाय साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। चुनाय साहब, इस पर कमेंट कीजिए। ये जो खबरें आ रही हैं ये तो बहुत परेशान करने वाली खबरें हैं कि मुहर्रम की आमद है और शहर में सेक्टेरियन वायलेंस कराने के लिए बड़ी साजिश का इंकशाफ हुआ है। देखिए, बात बिल्कुल ठीक है, ये एक बड़ी तशवीशनाक बात अपनी जगह पर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो इससे बेखबर हैं। इस पे जो है वो काम भी हो रहा है। रेंजर्स और पुलिस आप देख रहे हैं कि एक्टिव भी हैं और उन्होंने साज़िश का इजहार भी किया है कि इस साजिश को बेनकाब भी करेंगे और जो नासिर इनमें मुलविस हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। ये बात काबिल ज़िक्र है कि पिछले 2 महीने के दौरान अगर आप फिगर्स को कंपेयर करें, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, तो अगस्त में अगर 272 के करीब लोग हलाक हुए थे कराची में, तो सितंबर में और अक्टूबर में बिलतरतीब 137 और 136 के करीब जो है वो हलाकतें हुई। तो ये इस बात के सबूत है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे जो है वो इन किलर्स के खिलाफ मुसलसल लगे हुए हैं, उनको गिरफ्तार भी किया जा रहा है और उनकी कैफियत किरदार तक पहुँचाने के लिए तमाम लवाजमात भी पूरे किए जा रहे हैं। अच्छा चुनाय साहब, हम जब भी कोई जैसे मुहर्रम आ रहा है, हम सुनते हैं कि बड़ा फूल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं और बिल्कुल नहीं कुछ भी होने दिया जाएगा, लेकिन वाक़यात हो जाते हैं। ये बयान कीजिएगा कि इस दफ़ा हुकूमत ने, आप क्या समझते हैं, माजी से कुछ हटकर इकदाम किए हैं? अगर कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्रोवाइड की है तो कुछ उसकी तफसील आपके पास है? देखिए, बिल्कुल इस दफ़ा जो हालात हैं, जो परसेप्शन हैं, जो परसेप्शन थ्रेड के आए हुए हैं मुख्तलिफ जगहों से, ज़ाहिर एजेंसीज की भी रिपोर्ट होती है, पुलिस की अपनी अंदरूनी रिपोर्ट होती है और CID एक नेटवर्क होता है जिसमें ये सारी रिपोर्टें आती हैं। उन्हीं बातों को पेश नज़र रखते हुए सिक्योरिटी के इंतजाम को जो है वो किया गया है। मुहर्रम हराम के मौके पर आज से ये मुक़द्दस महीना शुरू हो चुका है और लोग जो हैं, जितने कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उन्होंने एक सेट प्लान के तहत जो है वो लोगों की जाने माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है और इस सिलसिले में जितने भी इक़दाम हैं वो नाफिज़ुल अमल हैं। ज़ाहिर है कानून नाफिज करने वाले इदारों की मीटिंग भी हुई थी, उसमें इन बात को तय भी किया गया था और मुसलसल इस बात की निगरानी की जा रही है और इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है। ये बयान कीजिएगा चुनाय साहब कि जो क्योंकि मजालिस होंगी मुहर्रम के दिनों में, तो ये बयान कीजिएगा कि जो मुंतजमीन है जहाँ पर मजालिस का बंदोबस्त होगा उनको भी लूप में लिया है आपने सिक्योरिटी के हवाले से जो इक़दाम किए जा रहे हैं सिंध में, कराची में? जी बिल्कुल, देखिए ये इसमें तो तमाम जो सेक्टर्स हैं उनको लूप में लिया गया है, तमाम मकतबा फिगर के लोगों को भी लूप में लिया गया है और गवर्नर सिंध साहब ने भी इन तमाम लोगों से मीटिंग करके जो है वो इस बात को यकीनी बनाया है कि तमाम लोगों का
एक इनपुट भी इसमें शामिल हो और इसी हिसाब से जो है वो तमाम हिफाजती इक़दाम भी यकीनी बनाए जाए। अच्छा चुनाय साहब, क्योंकि जो पुलिस के सरबराह हैं उनका ये कहना है कि उन्हें मुल्ज़मान का इल्म भी है, जो लोग इस साजिश में शरीक हैं सेक्टेरियन वायलेंस की। अगर आपसे हम जानना चाहते हैं कि क्या आप हमारे साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं कि ये कौन सी कुव्वतें हैं, क्या ये मकामी लोग हैं या इसके पीछे कोई बाहर की ताकत भी है, बाहर की फंडिंग भी इसमें मुलव्वस नज़र आती है? देखिए, इस सिलसिले में कोई कमेंट करना काबिल वक्त होगा। पुलिस ने इस बात की निशानदेही की है तो उनके इल्म में ये बात है, और जब उनके इल्म में ये बात है तो मैं समझता हूँ कि हम इन कानून नाफिज करने वाले इदारों को अपना काम करने दें, और जब तक कातिल मंजर पर नहीं आ जाते इस मामले पे जो है वो कमेंट ना किया जाए। अच्छा चुनाय साहब, ये बयान कीजिएगा कि क्योंकि मुख्तलिफ जो फ़िरक़ों के लोग हैं उनसे भी आपका भी राब्ता होगा, सिंध की एडमिनिस्ट्रेशन भी कर रही होगी, क्या सेंटिमेंट क्या है? लोग समझते हैं जो हमारे उलमा हैं कि एक साजिश हो सकती है और इसलिए जज्बात को भी काबू में रखना होगा अगर खुदा न खास्ता कोई इस किस्म का वाक़या हो भी जाए तो? देखिए, मैं समझता हूँ कि मुख्तलिफ मौक़े पर तमाम मकतबा फ़िक्र के उलमा हज़रात ने जो है वो एक सब्र का सबूत दिया है और कहीं इश्तियाल अंगेज़ी की बात नहीं की, और अपने अपने मकासद फ़िक्र के हामी लोगों को जो है वो हमेशा पुरअमन रहने की हिदायत की है। 2-3 साल से आप देख रहे हैं, बल्कि कई सालों से आप देख रहे हैं कि कराची में इस किस्म के मजहबी तफरुकात पे जो है वो झगड़े नहीं होते, और कोई भी सानिया हो जाए, चाहे किसी भी मकतबा फ़िक्र के लोगों के साथ हो जाए, तो दूसरा मकतबा फ़िक्र के लोग जो हैं न सिर्फ उसकी मजम्मत करते हैं बल्कि उनका भरपूर साथ देते हैं। तो मैं समझता हूँ ये एक मजहबी हम आहंगी है जो इस शहर में चल रही है, और इसी बुनियाद पर जो है वो हम इन तमाम साजिशों को बेनकाब बना देंगे जो ये चाहते हैं कि इस किस्म की फसादात यहाँ हो जाएं और लोगों का अमन सुकून तबाह हो। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अहमद चुनाय साहब, जो बता रहे थे कि हुकूमत सिंध पूरी तरह बाखबर है और ये अंदाज़ा है कि मुल्ज़मान कौन हैं जो सेक्टेरियन वायलेंस करवाना चाहते हैं, और पूरी कोशिश की जाएगी सिक्योरिटी की भी, और इस हवाले से जो उलमा हज़रात हैं उनको भी एतमाद में लिया गया है। नाज़रीन, यहाँ पर हम लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे आज कराची में एक नया ज़िला बना दिया गया है, इस हवाले से MQM क्या सोचती है, वहाँ की बड़ी सियासी जमात उसकी क्या सोच और क्या फ़िक्र है, लेकिन ये सब एक मुख्तसर सी ब्रेक के बाद। कराची 5 अजला पर मुश्तमिल था, लेकिन अब कराची की इंतजामिया ने, सिंध हुकूमत ने उसमें एक छठा ज़िला भी शामिल कर दिया है जिसका नाम ज़िला कोरंगी बताया गया है, और जो इलाके इसमें शामिल किए गए हैं उनमें बताया जाता है मॉडल कॉलोनी, शाह फैसल कॉलोनी, कोरंगी और लांडी शामिल हैं। आज हम बात करेंगे MQM के रहनुमा जनाब मोहम्मद हुसैन साहब से, जो साबिक वज़ीर बल्दियात भी हैं और इस वक्त सिंध असम्बली के रुकन हैं। उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि MQM इसको किस नज़र से देखती है और क्या वजूहात हैं जो सिंध हुकूमत ने ये नया ज़िला बनाया है। अस्सलाम वालेकुम जनाब मोहम्मद हुसैन साहब। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद हुसैन साहब, इससे पेशतर के मैं ये आपसे ज़िले के हवाले से बात करूं, एक शहर में जो सूरत हाल है इस वक्त, लॉ एंड ऑर्डर की, मुहर्रम की आमद है, ये बयान कीजिएगा हुकूमत जो इक़दामात कर रही है इस वक्त, आप उसको किस नज़र से देखते हैं, जो फ़िरका वराना फसादात को रोकने के लिए या क्लैशेस को बचाने के लिए? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि इस वक्त जो हुकूमती इक़दामात हैं वो अपनी जगह पे बड़ी अहमियत के हामिल हैं, और हर साल जब मुहर्रमुल हराम का महीना आता है, हुकूमती लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लोग, हुकूमती इदारे सब मिलकर बाकायदा इक़दामात करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो अनासिर जिन्हें इस बात का अच्छी तरह इल्म है कि कराची पाकिस्तान का हब सिटी है, पाकिस्तान का मोर देन 60% रेवेन्यू जनरेट करके देता है, तो पूरा पाकिस्तान चलता है। तो अगर कराची की सूरत हाल ख़राब होगी तो पूरे पाकिस्तान की सूरत हाल ख़राब होगी। इसी बुनियाद पर वो अनासिर जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वो हर साल, चाहे वो रबीउल अव्वल का महीना हो या रमज़ानुल मुबारक का महीना हो या मुहर्रमुल हराम का महीना हो, मजहबी मुनाफरत फैलाने के लिए मजहबी बुनियाद पर सेक्टेरियन किलिंग और हंगामा आराई करने की पूरी कोशिश करते हैं।
आपको याद होगा कि अच्छा, मैं ये बात आपकी सही है मोहम्मद हुसैन साहब, ये बात आपकी सही है। मेरा आपसे सवाल ये है कि आप एक बड़ी जमात है MQM, बड़े स्टेक होल्डर हैं, आप बताइए कि अगर आप हुकूमत में होते तो इन चीज़ों को रोकने के लिए इस वक्त आप क्या करते? देखें, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हुकूमत में हो या हुकूमत में ना हो, हमारा शुरू से ये मिशन मकसद है, जब से ये तहरीक बनी है, कि किसी भी सतह पर, चाहे कोई शिया हो, सुन्नी हो, देवबंदी हो, बरेलवी हो, किसी भी सतह पर इख्तलाफात ना हो, मुनाफरत ना हो, जंग जदल ना हो। इसी बुनियाद पर हर साल कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई ख़ुद तमाम मकतब फ़िक्र के लोगों से, शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, उनके उलमा को मरकज़ पर हम जमा करते हैं, कायदे तहरीक उनसे ख़िताब करा के उनसे बाकायदा इत्तेहाद और यगानिगत पैदा करते हैं। मुहर्रम के जुलूस हों, चाहे वो जुलजना के जुलूस हों, मोहम्मद हुसैन साहब, ये तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हम आहंगी पैदा करने की कोशिश की जाती है, लेकिन जो लोग शरपसंद हैं, जो आकर ये वारदातें करते हैं, वो बज़ाहिर तो उनका ताल्लुक किसी फ़िरके से नहीं होता, उनका काम तो फसाद करना होता है। देखें, वही मैं बात कर रहा हूँ कि MQM का एक एक कारकुन, एक एक ओहदेदार और एक एक मुंतखब नुमाइंदा, वो सारे लोग बाकायदा इंतज़ामिया से भी राब्ते में रहते हैं, तमाम मजहबी उलमा कराम से भी राब्ते में रहते हैं, और बाकायदा जलसे जुलूसों में शिरकत करते हैं, उनकी क़यादत करते हैं। और जब कभी भी इस किस्म की शरपसंदी हुई है तो उसमें हमारे काउंसलर, नाज़मीन, हमारे वर्कर तक शहीद हुए हैं। तो MQM ने हमेशा इत्तेहाद की बात की और हमेशा इसको रोकने की इसमें रोल प्ले किया। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। अच्छा, अब मैं आता हूँ, ये जो जब हम हुकूमत में रहे, जी, अच्छा, अब मैं आपसे हुकूमत में रहे, आपसे अब मैं सवाल करना चाहता हूँ, ये जो नया जिला बना है आज, जिला कोरंगी, ये बयान कीजिएगा किस नज़र से देखते हैं आप इसको, क्यों हुकूमत ने ये जिला बनाया है, आप समझते हैं इसकी ज़रूरत थी? देखें, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का पहले दिन से ये इंस्टांस रहा है, जब ये लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 पीपल्स पार्टी ने इंट्रोड्यूस किया, उसे पास कराया, उसमें भी हमारा बुनियादी इख्तलाफ ये था कि कराची 2 करोड़ की आबादी का शहर है। पूरी दुनिया में जहाँ भी ये मेगा सिटी हैं, उन्हें मेगा मेट्रोपॉलिटन सिटी का दर्जा रहा है, ना कि उसके अंदर मज़ीद टुकड़े कर दिए जाएं। अब कराची में जब पहले 4 ज़िले थे, हमें उस वक्त भी ये ज़िला मंजूर नहीं थे, फिर इन्होंने 4 ज़िले कर दिए, उसके बाद 5वां ज़िला कर दिया, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना दी। हमारा यही कहना था कि कराची को सिर्फ एक ज़िला रखें और बाकी नीचे उसके आप चाहे जोन बना दें या तहसीलें बना दें, तालुके बना दें। इसकी बाकायदा इंटरनेशनल सिटी है, इसकी अहमियत मेगा मेट्रोपॉलिटन सिटी की है। लेकिन अब इन्होंने एक नया ज़िला बना दिया। इस नए ज़िले के साथ साथ अब आप जब ये नोटिफिकेशन, अच्छा, ये इन्होंने बनाया क्यों है? आप क्या समझते हैं ये ज़िला नया बनाया क्यों है? देखें, नया ज़िला बनाने के साथ साथ जिस तरीके से ये हल्का बंदियाँ कर रहे हैं यूनियन कौंसिल की सतह पर, उसमें भी हमारी तरफ से एतराज़ात दाखिल किए गए हैं। इसके अंदर बाकायदा हमें एक मेलाफाइडी इंटेंशन नज़र आती है कि एक डिस्ट्रिक्ट कौंसिल यहाँ पे थी जो बाकायदा रूरल एरियाज़ पर मुश्तमिल थी। आज जो नोटिफिकेशन 6 अजला का जारी किया गया है, उस नोटिफिकेशन में उस डिस्ट्रिक्ट कौंसिल का ना तो उसको ख़त्म करने का कहीं जिक्र है और ना उस डिस्ट्रिक्ट कौंसिल की मौजूदगी का जिक्र है, जबकि उस डिस्ट्रिक्ट कौंसिल के जितने भी हल्के हैं, देही इलाके हैं, उन्हें कराची के 6 अजला में तकसीम कर दिया गया है। लेकिन उस डिस्ट्रिक्ट कौंसिल का कहीं ना तो उसके खात्मे का जिक्र है और ना उसकी मौजूदगी का जिक्र है। तो इसमें बाकायदा एक इबहाम है इस नोटिफिकेशन में भी। और इसके साथ साथ जो ये यूनियन कौंसिल की जो हल्का बंदियाँ डिलिमिटेशन कर रहे हैं, उसमें भी बाकायदा इन्होंने यानी जो लिस्टें बनाई हैं डिस्ट्रिक्ट के सतह पर यूनियन कौंसिल की, जो हमें दी गई, वो उनकी तादाद कुछ और शो की गई, और जो कमिश्नर के पास उसको फाइनल यानी डेट गुजरने के बाद जो डिस्ट्रिक्टों के अंदर यूनियन कौंसिल यानी यूनियन कमेटीज़ की तादाद शो की गई, वो मज़ीद कम कर दी गई। यानी 1987 में जो डिस्ट्रिक्टों के अंदर यूनियन कौंसिल की तादाद थी, वो अब यानी 25 साल 26 साल गुजरने के बाद उन्हें मज़ीद कम शो किया जा रहा है। ठीक है। तो अच्छा, अब आप करेंगे क्या? ये एक मेलाफाइडी इंशन है, ये मेलाफाइडी है तो एतराज़ात दाखिल किए कमिश्नर हाउस हुसैन साहब, अगर ये मेलाफाइडी है और जिले का नोटिफिकेशन भी हो गया, अब आपके पास क्या ऑप्शन है? कोर्ट में जाएंगे?
देखें, बिल्कुल कोर्ट का ऑप्शन हमारे सामने है। उसके साथ साथ जो कमिश्नर को जो ट्रिब्यूनल का दर्जा दिया गया है, हम ये डिलिमिटेशन और इन सारी चीज़ों के ऊपर आज भी हमने एतराज़ात दाखिल किए हैं। आज डिस्ट्रिक्ट मलीर और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का दिन था, उस पर हमने एतराज़ात दाखिल किए हैं। कल डिस्ट्रिक्ट वेस्ट और डिस्ट्रिक्ट मलीर का उसका दिन है एतराज़ात दाखिल करने का, कल हम उसके ऊपर भी एतराज़ात दाखिल करेंगे। और अगर ट्रिब्यूनल में सुनवाई नहीं हुई तो आगे फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का हमारे पास रास्ता है, वहाँ जाएंगे, वहाँ से हम इंसाफ मांगेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मोहम्मद हुसैन साहब, जो ये कह रहे थे कि ये जो हुकूमत ने नया छठा ज़िला बनाया है ये मेलाफाइड इंटेंशन है, क्योंकि जो इस वक्त डीलिमिटेशंस की जा रही हैं, जो हल्कियाँ बंदियाँ की जा रही हैं, उस पर भी MQM को बहुत शदीद एतराज़ात हैं। अपीलें दाखिल की जा रही हैं, लेकिन अगर सुनवाई ना हुई तो ट्रिब्यूनल में जाएगी MQM, और अगर उसके बाद भी जाना पड़ा तो आला अदालतों का भी दरवाज़ा खटखटाएंगे। नाजरीन, ये था आज का प्रोग्राम। कल फिर आपसे मुलाकात होगी टॉप स्टोरी में नई खबरों और नए एनालिसिस के साथ। तब तक अपना, अपने साथियों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।